नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म डिस्कस किया एंड उसमें हमने समझा हाउ इंडियन नेशनलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन नेशनलिज्म। हमने समझा कि यूरोपियन नेशनलिज्म इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वन लैंग्वेज वन नेशन. The root of European nationalism is in the idea of one language, one nation, which kind of came up during the monarchical rule और वहाँ से ये आइडेंटिटी और स्ट्रॉन्ग होते गई एंड देन when monarchy went away and was replaced by democracy in some countries, it took the national identities took that democratic form. But as I said, द आइडिया फंडामेंटली रिमेन्ड एज वन लैंग्वेज वन नेशन। और इसीलिए जब हमको आज़ादी मिली थी तो बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स एंड सोशियोलॉजिस्ट वर क्वाइट स्केप्टिकल ऑफ द आइडिया दैट मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस could, stay together within one nation. और हमने ये देखा भी कि how language becomes an extremely sensitive issue and can also cause the nations to divide. मतलब ऐसा कहते हैं कि वन लैंग्वेज वन नेशन का अगर नारा दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट बिकम्स वन लैंग्वेज एंड टू नेशन. हमने ईस्ट पाकिस्तान के केस में देखा विच बिकेम बांग्लादेश लेटर. हमने श्रीलंका सिविल वॉर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया लास्ट टाइम. Even in Russia, when Stalin tried to make Russian as the national language, it led to divisions and conflicts over in the future. तो ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मुझे इसलिए इंडिया का जो when it comes to our identity as भारतीय, कि एक भारतीय होने के नाते हमारी क्या आइडेंटिटी है, जब अगर हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लूरलिटी ऑफ लैंग्वेजेस, इट इज़ अबाउट प्लूरलिटी ऑफ रिलीजन, ऑफ कास्ट, ऑफ रीजनल कल्चर्स एंड आइडेंटिटीज. ये एक इंडिया की विशेषता है दैट ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंटेग्रल फॉर्म ऑफ आर आइडेंटिटीज एज भारतीय. और इसी कारण से हम देखते हैं कि जो ये डिबेट्स होते हैं दे आर ऑफन एक्सट्रीमली सेंसिटिव, इंटेंस. पीपल हैव वेरी क्लोज अटैचमेंट टू दीज डिबेट्स एंड मुझे इसी बात के लिए ये सबसे एक मुझे लगता है कि हम सबको इन डिबेट्स का हिस्सा बनना चाहिए, बिकॉज दीज डिबेट्स आर असेंशियल for us to understand our identity, to evolve our identity. और इसीलिए मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि जो इंडियन नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू कॉलोनाइजेशन लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, वो मुझे लगता है अभी भी चल रहा है इन रिस्पॉन्स टू दैट कॉलोनाइजेशन. देखिए, कॉलोनाइजेशन ने न सिर्फ हमें गरीब करा, उन कॉलोनाइजेशन ने हमारी साइकी पे इम्पैक्ट डाला. और मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल दीज ईयर्स वी हैव गॉन थ्रू दिस चर्न, वी आर स्टिल गोइंग थ्रू द चर्न ऑफ असर्टनिंग आर आइडेंटिटी एज इंडियंस, एज भारतीय, एंड स्टिल डिफाइनिंग एंड स्टिल इवॉल्विंग द डेफिनेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. तो प्लीज आपको समझ में आ ही गया होगा कि दिस कॉन्सेप्ट, दिस आइडिया ऑफ एन इवॉल्विंग आइडेंटिटी as a Bharatiya is very very close to my heart, and I feel like more debates, more discussion, साथ रहना है और खूब विवाद करना है, खूब डिस्कशंस करना है to go to contribute to this evolution. तो चलिए आज के एपिसोड का शुरू करते हैं और आज समझते हैं कि जब ये इंडियन नेशनलिज्म स्प्रेड होना शुरू हुआ तो कैसे प्रोटो नेशनलिस्टिक मूवमेंट बने, कैसे देन इट स्प्रेड टू द नॉर्मल पॉपुलेशन एंड नॉर्मल कॉन्शियसनेस, एंड हाउ डिड इट बिकम मोर इंक्लूसिव. ब्रिटिश गवर्नमेंट का इम्पैक्ट
बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स पे पड़ा था। इसमें सबसे पहला एक ग्रुप था जो लैंड ओनर, भूमिधार, जमींदार ग्रुप था, जिसमें से कुछ लोगों को तो ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिल गया था और कुछ लोगों को ब्रिटिश ने या तो एनेक्स कर दिया था या उनको अपनी टेरिटरी से बाहर कर दिया था, उनको अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया था। So that group which was hurt and without property, or maybe they had their property was taken away, became a part of this people's revolt. What were the other element of people revolts? Farmers were the other element of people revolts, who were severely oppressed and under huge revenue pressure from the government. The third group, in addition to farmer and the zamindars and landowners who had lost their lands, was the handicraft group, which had lost lot of jobs because of the British policies. And the final group that became the part of people's revolt were the tribals. देखिए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। मतलब ट्राइबल्स से जाकर भी उनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे लंबर, वैक्स, हनी, ये सब लेके खरीद के उनको ज़मींदारों के हाथों में दे के, उनको महाजनों के सुपुर्द करके उनका भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो ये ग्रुप्स बने फिर से, फार्मर, हैंडीक्राफ्ट, ट्राइबल एंड द भूमिदार वर्ग एंड द जमींदार वर्ग हु हैड लॉस्ट देयर लैंड became a part of that people's revolt, नागरिक विद्रोह against the British. शुरू में कहानी यहीं से ही शुरू हुई, क्योंकि जो एलीट इंग्लिश एजुकेटेड क्लास था, जो नई सिटीज में रह रहा था, जो इंडिया में अब डेवलप हो रही थी, that class was still somewhere, very enamored by the British education, the English education, and was still in the process of awakening to the idea of completely going and joining this nationalistic wave. तो इसलिए जो लीडिंग मूवमेंट्स थे वो थे प्रोटो नेशनलिस्ट मूवमेंट, और 1763 से 1856 के बीच में 40 ऐसे बड़े नागरिक विद्रोह हुए और बहुत छोटे छोटे ऐसे रिवॉल्ट्स हुए। और इन सब रिवॉल्ट्स को एक समय तक इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं गया, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, इनके बारे में डिस्कशंस नहीं हुए, एंड देयरफॉर सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफर्स हैव टू बी क्रेडिटेड। एंड हमने जैसा subaltern historiographers basically focus on the social processes at the ground level, and they say that too much importance was given to nationalistic leaders, whereas movements are formed ground up, नीचे से ऊपर की तरफ movement form होते हैं, and they highlighted a lot of these farm and tribal revolts and the impact they had. Otherwise, what had happened was that British had already, ignored, these were already ignored as act of violence, petty theft, vandalism, इस तरीके से। तो it was subaltern historiographers जिन्होंने इसको कॉन्शियसनेस में लाया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइबल जो ग्रुप्स थे उसमें क्या रिवॉल्ट्स हुए और क्या इम्पैक्ट आया। तो ट्राइबल लोगों का ऐसा था कि देवर फूड गैदरर्स, और जो आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते थे वो उनको गैदर करके बार्टर सिस्टम के से अपना काम चलाते थे। कुछ ऐसा करते थे, कुछ लोग आधा खेती करते थे और आधा गैदरिंग करते थे, और कुछ लोग प्रॉपरली खेती करते थे और उनके अपने रीति रिवाज और उनके बिलीव्स जो होते थे उनके हिसाब से खेती करते थे। तो इस तरीके से ये 3 डिविजन्स बने हुए थे। और what was the reason for tribal anger was that British started interfering in their affairs, in their day to day.
एक जो सामुदायिक संपत्ति होती थी, कॉमन प्रॉपर्टी होती थी, उस पे अब ब्रिटिश ने अपना अधिकार जमा लिया और उन प्रॉपर्टीज पे जमींदार, साहूकार, ठेकेदार, इन लोगों को लाकर बैठा दिया। इन लोगों को दीकू कहा जाता था इन द ट्राइबल लैंग्वेज। सिमिलरली यहां से जो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ उसमें एक पार्ट ये भी था कि जो देशी शराब ट्राइबल्स बनाते थे उस पे अब एक्साइज ड्यूटी लगाना शुरू कर दी। ये लोग अपने छोटे कंजम्पशन के लिए बनाते थे, है ना। सिमिलरली जो अफीम की खेती होती थी उस पे पाबंदी लगा दी एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ बैनिंग ऑल ओपियम प्रोडक्शन एक्सपोर्ट इन फ्रॉम इंडियन। तो मतलब इंडिया नहीं कर सकता, सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी अफीम की खेती और वो ही उसको एक्सपोर्ट करेंगे, कोई और नहीं कर सकता। देन द ट्राइबल पीपल बिकेम इंडेंचर्ड लेबर। उनको करार पत्र, झूठ मूठ के लेटर्स, झूठ मूठ के डॉक्यूमेंट पे साइन करा लिया जाता था और फिर बंधुआ मजदूर बनाकर कहीं और भेज दिया जाता था। और एक और जो गुस्से का रीजन बना, जैसे वो था धर्म का परिवर्तन होना। क्रिश्चियन मिशनरीज had done tremendous work in many different parts, but there was a lot of anger against Christian missionaries for the conversion activities they would run. तो उसके लिए भी एक जनाक्रोश पैदा हुआ and it manifested in the form of sudden revolt और social religious revolts. तो इन जो रिवॉल्ट्स हैं, जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स हैं, हम देखेंगे इनमें थोड़ा सा, जैसे कहते हैं, थोड़ा अंधविश्वास का सहारा, थोड़ा किसी बिलीफ का सहारा लिया गया है। वन ऑफ द प्राइमरी एग्जाम्पल्स ऑफ वन सच रिवॉल्ट इज संथल रिवॉल्ट ऑफ 1854, जो भागलपुर और राजमहल के इलाकों में जन्म लिया। एंड in these regions, British did that same thing. They took over the tribal land and handed it over to zamindars. और बहुत ज़्यादा भू राजस्व मीन्स लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए कहा गया ट्राइबल्स को। दे ऑफ कोर्स couldn't, when they couldn't pay, उनके ऊपर महाजनी कर्ज लगाया गया। The Mahajans gave them debt and they were therefore stuck in the cycle of debt. इसलिए जब 1854 में सिद्धू और कान्हू जैसे ट्राइबल लीडर्स ने इस विद्रोह को जन्म दिया और उन्होंने ट्राइबल्स को संगठित किया, तो अंग्रेजों ने ये विद्रोह तो दबा दिया था, बट दे डेफिनेटली लर्न्ड एंड टुक स्टेप्स टू क्रिएट संथाल परगना। और दूसरा, जैसे हमने एक एपिसोड में बात किया था कि एक लॉ लाया गया जिसमें कृषक से गैर कृषक, फार्मर टू नॉन फार्मर लैंड ट्रांसफर को बैन किया गया। सो दीज वर द टू एक्ट। जैसे सेकंड वाले में तो इतना वो लॉ लाने के बावजूद भी वो लैंड ट्रांसफर, हमने जैसे एक केस में सुना था, वो होते ही गया क्योंकि वो छोटे किसान से अब बड़े किसान की तरफ लैंड ट्रांसफर होने लग गया। However, the idea is that government did react to Santhal Vidroh. Similarly, there was Munda Vidroh or Munda Revolt in Chota Nagpur area around 1898, between 1898 to 1900. And इसमें ऐसा देखने को मिला कि before the revolt started, the Munda tribal people, they also took help of Christian missionaries to actually go and fight it out in the courts. But जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, then they came to revolt. और इसमें बिरसा मुंडा जो ट्राइबल लीडर थे, he styled himself as God, और इन्होंने अपने आप को विष्णु का छोटा भाई ऐसा घोषित किया। और अगर आप देखेंगे कि इसमें एक मसीहा जिसे कहते हैं, मेसाया, हु विल कम एंड रेस्क्यू अस फ्रॉम ब्रिटिश
फ्रॉम दिस ऑपरेशन रूल, फ्रॉम ऑपरेसिव रूल, फ्रॉम दिस एक्सप्लॉयटेशन, ये एक बिलीफ बहुत ज़्यादा प्ले आउट होता है. And therefore, like Santhal and Munda revolts were two of the major revolts during this tribal uprising. और भी 1831 में जैसे कोल जनजाति, कोल ट्राइब का रिवॉल्ट होता है छोटा नागपुर में ही. 1879-80 के टाइम पर आंध्र प्रदेश में रंपा रिवॉल्ट against the toddy tax that is applied on this tribal people in the hilly tracts of Vizag. तो ये सारे revolts were an example of tribal revolts during that time. और अगर आप देखेंगे कि सबसे पहला जो रिवॉल्ट्स, ये जो सीरीज ऑफ रिवॉल्ट्स हैं, दे आर फ्रॉम पीपल हु आर अनएजुकेटेड, है ना. तो हमें समझ में आता है कि देयर वॉज अ लेवल ऑफ ऑपरेशन विच हैड रीच्ड these people after all these years of policy implementation, and now these are all the reactions that we started seeing. And one of the reasons, मैंने जैसे कहा था कि बहुत केसेस में it was not कि हम उन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही हटाना था. The reason was also to get some relief. जैसे संथल के विद्रोह के केस में हमने देखा, there was Santhal Pargana that was created by government. Similarly, farm to non-farm land transfer पे बैन लगा दिया गया, है ना. सिमिलरली छोटा नागपुर एरिया में मुंडा रिवोल्ट के बाद न्यू रैयतवाड़ी कानून को लाया गया, है ना. तो ये सब बदलाव किए गए बाय द गवर्नमेंट in response to these revolts, but the idea is that they were still proto-nationalistic in nature. दूसरा part of proto-nationalistic revolts and movements was वो लोग जो वापस, जैसे मैंने कहा, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपने हक, अपनी जागीर लेने में लगे हुए थे. द डिस्प्लेस्ड रूलर्स एंड भूमिधारी वर्कर्स, भूमिधारी एलिट्स, सॉरी. एंड उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? जैसे 1790s का जो डेकेड था, उसमें मैसूर में जो पॉलीगार्स, दे वी कॉल इट पॉलीगार वॉर्स के नाम से भी जाना जाता है, हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट. दे वांटेड, polygars, as we know, were like the landowners from the time of Vijayanagar Empire, and therefore like this was one of the key revolts. Similarly, 1805 में त्रावणकोर में दीवान वेलाटम्पी का रिवॉल्ट, ये भी एक फेमस रिवॉल्ट है in this same category of revolts from displaced rulers or landowners. कित्तूर में रानी चलम्मा का रिवॉल्ट 1824 में इज अनादर वन. एंड फाइनली 1844 में महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह, कोल्हापुर में जो गडकरी विद्रोह हुआ था, वो भी इसी का ही हिस्सा था. तो ये सारे उस टाइप के रिवॉल्ट्स हैं जो विस्थापित या डिस्प्लेस्ड रूलर्स की तरफ से हो रहे हैं. और यहां पर ऐसा होता था कि उनके समर्थन में उनके ही सैनिक, अधिकारी, किसान, हैंडीक्राफ्ट वर्कर, दे ऑल वुड यूनाइट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस रिवॉल्ट. और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रीजनल रिवॉल्ट्स थे. इनके जो एम्स थे वो बहुत स्पेसिफिक थे, है ना, कि वो जो हमसे छीना गया है वो हमको वापस मिल जाए, इस टाइप का एम. प्लस most of these revolts lagged कि once you displace the authority, what is next, है ना, कि इसका option, what is that other option of not having British rule. तो ये सारे revolts में थोड़ा सा उसका अभाव रहा. It used to lack then alternate model, the ideas, and इसलिए मतलब these revolts did not stand for a long time.
Then you have finally all the farmer revolts. I think we already discussed two a few major farmer revolts in the previous episodes. इन फार्मर रिवॉल्ट्स में हम एक चीज जो देखते हैं वो ये होता है कि कहीं कहीं पे दीज फार्मर रिवॉल्ट्स ऑल्सो टर्न्ड रिलीजियस. फॉर एग्जाम्पल, जो एक मोपला विद्रोह हुआ था इन द मलाबार रीजन, उसमें ऐसा हुआ था कि पहले मलाबार से जो जैनमी होते थे, जो जमींदार होते थे, उनको थोड़ा बेदखल करके सीधे फार्मर्स के हाथ में ज़्यादा पावर आ गई थी. और जब ब्रिटिश वापस आए और फार्मर्स उस रीजन में, द फार्मर्स वर मुस्लिम एंड द जैनमी, द जमींदार्स वर हिंदू. When British came back, they brought the zamindars or Janmi back, and against them the farmers revolted against that practice. और इसीलिए ये किसानों को संगठित रखने के लिए इस रिवॉल्ट में थोड़ा धर्म का सहारा लिया गया और उसका एक धार्मिक कलर, इट गॉट अ रिलीजियस कलर. ऐसा हम बहुत बार देखेंगे कि इकोनॉमिक dissatisfaction turns into into religion, like coming together as a part of same religion. आपकी economic dissatisfaction है, but you are expressing it through by becoming a part of religious group. So ये ऐसा मोपला विद्रोह में हमको देखने को मिलता है. Similarly, other farm revolts. The successful one, for example, we had discussed it very briefly, was Indigo Revolt of 1859-60. और ये एक ऐसा रिवोल्ट था जिसमें पहली बार द फार्मर्स ऑल्सो गॉट हेल्प फ्रॉम द एलिट्स who were influenced by the Western liberal and nationalistic thoughts. And the Indigo Revolt got a lot of attention of the modern media, journals, publications. सबका इनको हेल्प मिला और इट वॉज प्रिटी सक्सेसफुल. तो यहां पर हमको ये देखने को मिलता है कि बंगाल में इंडिगो फार्मिंग को स्टॉप किया, बट चंपारण में वो फिर भी चालू रखी गई अंटिल गांधी जी केम इन, और वहां पर चंपारण में भी इंडिगो फार्मिंग को बंद करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया. तो इन एडिशन टू इंडिगो रिवॉल्ट देयर वाज पबना आंदोलन ऑफ 1872 एंड 73. यहां पर क्या हुआ था कि रैयतवाड़ी मामले में हमने जैसे देखा था कि 1859 के रैयतवाड़ी एक्ट में ऐसा कहा गया था कि आप मन से जमींदारी का रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते बियॉन्ड सर्टन लिमिट. पर ऐसा, जैसा हमने सुना था, कि ऐसा कुछ फॉलो हुआ नहीं था. और इसी के अगेंस्ट यूसुफ शाही परगना में ये एक रिवॉल्ट जन्म लिया और फिर पूरे बंगाल में ये फैल गया. बट अगेन व्हाट द डिमांड वाज कि हम महारानी विक्टोरिया की रैयत हैं. सो अगेन आप देखेंगे कि दिस रिवॉल्ट वाज नॉट डायरेक्टली अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन. One other revolt and a final one which we have also discussed a little bit was Deccan riots. And हमने देखा था कि कैसे अमेरिकन सिविल वॉर के कारण पहले कॉटन की डिमांड बहुत बढ़ी, बिकॉज द कॉटन फ्रॉम अमेरिका was not reaching in its right amount because of civil war to England, and therefore the demand of cotton from India increased. And then as soon as the civil war ended, it plummeted, putting a lot of farmers under distress, under debt, lot of farmer suicides even in those times, lot of farmers losing their land. And it became a movement where farmers started वैंडलाइजिंग जो महाजन्स होते हैं. और मेन जो काम इन लोगों ने सबने कर रहे थे इस पूरे मूवमेंट में वाज बर्निंग डाउन द डॉक्यूमेंट्स. फिर हम देख रहे हैं कि ये जो इमीडिएट ऑपरेशन है उसके अगेंस्ट रिलीफ लाने का एक
तरीका है। आप सारे इन रिवॉल्ट्स में एक जो एलिमेंट हमको कॉमन होता दिख रहा है वो ये है। दूसरा यह था कि इन रिवॉल्ट्स को फिर भी अभी भी इंडियन एलीट से कोई ऐसा मतलब इनका कोई कनेक्शन नहीं था। यस, इंडिगो रिवॉल्ट वाज वन एग्जाम्पल जहां ऐसा हुआ, बट इट वाज जस्ट वन ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स जहां ऐसा हो रहा था। इट वाज नॉट अ ट्रेंड। तो ये आज हमने समझा कि किस तरीके से प्रोटो नेशनलिस्टिक रिवॉल्ट्स हुए, जिसमें हमने ट्राइबल रिवॉल्ट्स के एग्जाम्पल देखे, फार्म रिवॉल्ट्स के एग्जाम्पल देखे, जो लैंड ओनर ग्रुप्स थे विच वर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्रिटिश पॉलिसी, उनके एग्जाम्पल्स थोड़े से समझे। आज हम यहीं पर पॉज करते हैं। अगले एपिसोड में और आने वाले एपिसोड में अब वी विल गो मोर इनटू व्हाट हैपेंड व्हेन अ क्लास ऑफ इंडियन English educated people influenced by Western liberal thoughts started coming on the national scene, and how they contributed to the idea of nationalism. Thank you for listening. Jai Hind.